इस वीडियो के अंदर हम अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसमें आपके पास में क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसे अंडर सर्किल कर देंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए P पॉइंट पर किधर की तरफ है। उसके लिए आपने क्या किया, P पॉइंट पर +1 चार्ज प्लेस कर दिया। उस +1 चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और जो फोर्स होता है +1 चार्ज पर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उसके लिए आपने इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक छोटा सा एलिमेंट L लेंथ ऊपर हमने DL लेंथ का L लेंथ ऊपर, यहाँ से L लेंथ ऊपर DL लेंथ का एक एलिमेंट यहाँ पर अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। उस पर चार्ज मान लिया DQ है। तो ये DQ चार्ज इस +1 को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। चूँकि छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा DE। अब जितना ऊपर यहाँ पर लिया है इतना ही नीचे हमने यहाँ पर DL लेंथ का और एक चार्ज DQ सेम कंसीडर कर लिया। ये DQ चार्ज ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग इसे इधर रिपेल करेगा। ये दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हैं क्योंकि सेम चार्ज की वजह से हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ बच जाएगा। इधर वाले कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। अब जितने एलिमेंट आप यहाँ ले सकते हो उतने लेंथ एलिमेंट आप यहाँ ले सकते हो। तो उनका इफेक्ट, इधर वालों का इफेक्ट इस तरफ आएगा, इधर वालों का इफेक्ट इधर आएगा और उन दोनों का रिजल्टेंट इधर बच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर ली, वो गॉस लॉ से पहले आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन फाइंड की थी वो हमारी आई थी परपेंडिकुलर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर इस तरफ आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया। और वो इस तरह का सिलेंडर ही क्यों बनेगा उसे हम कंसीडर कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो सिलेंडर हमने बनाया इसे गॉसियन सरफेस कहेंगे। इसकी वो सरफेस जो पॉइंट P से पास हो रही है, ये सरफेस P से पास नहीं हो रही है, इसे S1 सरफेस कह दिया। ये सरफेस P से पास नहीं हो रही है, इसे S3 सरफेस कह दिया। जो सरफेस P से पास हो रही है उसके सारे एरिया एलिमेंट्स, उसके सारे पॉइंट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ऐसा करने पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। खैर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर दी। तो ये सरफेस S2 है, ये S1 है, ये S3 है। तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस S सरफेस E डॉट DA, इसे कहते हैं नेट आउटगोइंग फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एनक्लोज चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं S सरफेस के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया। E डॉट DA फॉर S1 प्लस E डॉट DA फॉर S2 प्लस E डॉट DA फॉर S3। इसे S1, S2, S3 में तोड़ लिया। अब इसका मतलब होता है आप S1 सरफेस पे जाइए, S1 सरफेस को DAs में डिवाइड करिए। पूरी S1 सरफेस को DA में डिवाइड करेंगे। कोई भी एक DA कंसीडर कर लो। ये मैंने एक DA कंसीडर कर लिया। DA की डायरेक्शन इस सरफेस की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे मैं मार्कर रख दूँ तो ये डायरेक्शन आ गई DA की। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो
S1 सरफेस पे DA में तोड़ लिया, DA पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, E डॉट DA को सॉल्व करके उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो E डॉट DA, E और DA के बीच में एंगल बन रहा 90 डिग्री। इसे सॉल्व कर रहे हैं S1 सरफेस के लिए, E DA cos 90 डिग्री। अब आप ऐसा किसी भी DA के लिए करोगे, DA और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा और cos 90 0 होता है S2 सरफेस पर। S2 सरफेस पे वही, S2 सरफेस पे DA में पहुंचेंगे तो आपके पास में कुछ S2 सरफेस इस तरह की है। मान लीजिए ये आपके पास एक इस तरह का आपके पास में स्ट्रक्चर है, ये सिलेंडर इस तरह का है। S1 सरफेस यहाँ है, S2 सरफेस यहाँ है। S2 सरफेस को हमने ये S2 सरफेस मान लिया। S2 सरफेस पर ये पॉइंट P है और यहाँ पर जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बीच में से जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी इस तरफ टूवर्ड्स राइट, और DA की डायरेक्शन भी अगर मैं यहाँ पे मार्कर रख दूँ तो DA की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी। तो DA की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी। तो इसे लिखेंगे EDA cos 0 डिग्री प्लस S3 सरफेस पे कोई भी DA ले लीजिए, यहाँ DA ले लेते हैं, ये DA की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ इधर की तरफ होगा, तो ये होगा EDA cos 90 डिग्री। cos 90 0 होता है। ये हो गया S2 सरफेस के लिए EDA प्लस S3 सरफेस के लिए cos 90 0। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था P पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तब फाइंड होगा जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इंटीग्रेशन से बाहर केवल कांस्टेंट टर्म्स आती हैं जो कांस्टेंट्स हो। तो देखिए S2 सरफेस, ये S2 सरफेस है, ये पूरी S2 सरफेस है, इस पे जितने भी DA लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यहाँ लेंगे, वो चार्ज बिल्कुल बीच में जा रहा है, तो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो चार्ज की वजह से इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ऑल DA एलिमेंट्स ऑन सरफेस S2 हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, having same perpendicular distance from charge distribution, hence magnitude of electric field for all the elements on surface S2 is same। ऐसा कहने के बाद हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते हैं, E बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा DA फॉर सरफेस S2। अब देखिए, मान लीजिए ये लेंथ आपने ले ली L, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, चार्ज बिल्कुल बीच में है, ये डिस्टेंस R है, तो ये 2 पाई R हो गया, सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई R, और ये 2 पाई R है, इसको मैं खोल दूं तो ये 2 पाई R है, और ये लेंथ L है, तो इसका पूरा एरिया हो गया 2 पाई RL। तो ये जो S2 सरफेस का जो एरिया आएगा वो 2 पाई RL आ जाएगा, तो दिस इज E इंटू 2 पाई RL। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपके पास में। इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अभी ये देखिए, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास ये इस तरह की सरफेस थी, चार्ज बिल्कुल बीच में से इसके जा रहा है, तो जो चार्ज इस सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है वो L लेंथ का चार्ज है, बाकी चार्ज बाहर है। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट से हम हम ये मान लें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब 1 लेंथ का चार्ज, तो L लेंथ का चार्ज हो गया लैम्डा इंटू L, इसे कह देंगे एनक्लोज चार्ज। ये एनक्लोज चार्ज हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज चार्ज हो जाएगा लैम्डा L, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और L लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा L। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 को 2 के इक्वल करेंगे तो E इंटू 2 पाई RL इजिकल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो गया, ये आ गया E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कंसेप्ट से E की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को K की फॉर्म में याद किया जाता है, तो K की फॉर्म में बदलने के लिए इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को
1/4 पे एप्सिलॉन नोट को के कह दिया, तो आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, आर कैप। इस डायरेक्शन को हम आर कैप भी कह सकते हैं, और आर इज इक्वल टू 0 केवल इस पर हो जाएगा। अगर आपसे ग्राफ भी पूछा जाता है, कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपकी यहाँ पे लैम्डा है, और उसे आपने एक वायर पे यहाँ पर शो कर दिया। ये वायर इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया अलग से। वायर के जस्ट नीचे आर इज इक्वल टू 0 रखना है। वायर के जस्ट नीचे आर इज इक्वल टू 0 रखना है। ये आर की वैल्यू हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वैल्यू है 2k लैम्डा अपॉन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में जो रिलेशन आएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है, और आर के इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। इस तरह का ग्राफ हमें बनाना है। ये ग्राफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये कंप्लीट आपका एप्लीकेशन हो गई। फर्स्ट एप्लीकेशन, किसी भी वायर की वजह से अगर आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए ये सारे कंसेप्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।